वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू हो गई है, मतलब फाइनल हो गई है, अभी लागू नहीं हुई है, ठीक है। और वो भी नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के लिए। आपको पता होगा मैंने एक वीडियो बनाया था अभी बीच में, तो वहाँ पर अभी क्या है कि इसके पहले जस्ट मैंने एक वीडियो बनाया था 2018 के पेंशनर्स को यहाँ पर थर्ड पीआरसी का लाभ मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर हम 2014 से है या फिर 16 से है, तो 2016 के पेंशनर्स को यहाँ पर थर्ड पीआरसी का लाभ मिलता है या नहीं, उस पर वीडियो बनाइए या फिर उसकी जानकारी दीजिए, ठीक है। ऐसा मुझे बहुत सारे कमेंट में कहा गया था, आप कमेंट देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि 2014 या फिर 2016 में आप अगर वहाँ के पेंशनर्स हो, ठीक है, जो कि थर्ड पीआरसी आपको पता है कि 2017 के बाद से लागू हुई है, लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स का ये सवाल है कि यार हम तो 2016 से है, 2016 में रिटायर हो गए थे या 2014 में रिटायर हो गए, तो हमको थर्ड पीआरसी का लाभ मिलेगा या फिर नहीं, ये बताइए, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो में यही आपको बताने वाला हूँ, पूरी जानकारी विथ डिटेल देने वाला हूँ आपको। तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। थर्ड पीआरसी और इसकी लागू होने की तिथि, ठीक है। थर्ड पे रिवीजन कमेटी की सिफारिशें मुख्य रूप से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सीपीएसईएस के कर्मचारी बोर्ड स्तर, जो बोर्ड स्तर मीटिंग वगैरह में बैठते हैं, बोर्ड स्तर और उससे नीचे के कार्यकारी तथा गैर यूनियन पर्यवेक्षक के वेतन और भत्तों में संशोधन के लिए थी, ठीक है। अब लागू होने की प्रभावी तिथि, एग्जीक्यूटिव डेट, थर्ड पीआरसी की सिफारिशें 1 जनवरी 2017 से प्रभावी हुई, ठीक है। 1 जनवरी 2017 से प्रभावी होगी, मतलब ये कहने का उनका अनुमान था, लेकिन 8 साल हो गए, लेकिन थर्ड पीआरसी अभी तक लागू नहीं हुई थी, ठीक है। अब इसका मेन टारगेट था, इसका मुख्य उद्देश्य सीपीएसईएस के सेवारत कर्मचारियों के लिए एक नई वेतन संरचना यानी कि पे स्केल, न्यू पे स्केल लागू करना था। जो कि आप 2016 से सेवानिवृत्त हुए हैं, आपकी सेवानिवृत्ति की तिथि 1 जनवरी 2017 की प्रभावी तिथि से पहले की है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप 2016, जैसे कि जो भी 2016 वाले पेंशनर से जरा ध्यान से सुनिएगा कि आप 2016 में आप रिटायर हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड पीआरसी लागू होने की तिथि क्या है, 2017, 1 जनवरी 2017, यानी कि उस टाइम डेट थी 2017 में लागू होने वाली थी, ठीक। अब जो भी रिटायर हुए थे उस टाइम रिटायर हुए थे कर्मचारियों के लिए थर्ड पीआरसी का लाभ, ठीक है। जो रिटायर कर्मचारियों को वेतन वृद्धि पे रिवीजन का सीधा लाभ नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन उनकी पेंशन का पुनरीक्षणकरण यानी कि पेंशन रिवीजन नई वेतन संरचना के आधार पर किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि उन जो भी 2016 के कर्मचारी है, जो भी पे रिवीजन से पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन उनके जो पेंशन है उसका रिवीजन किया जा सकता है, पेंशन रिवीजन, ठीक है। अब पेंशन रिवीजन कैसे करते हैं, मूल सिद्धांत, आमतौर पर जब भी वेतनमानों में संशोधन होता है तो उससे पहले सेवानिवृत्त हुए जो कि रिटायरमेंट कर्मचारियों की पेंशन में भी संशोधन किया जाता है। थर्ड पीआरसी के मामले में यह पेंशन पुनरीक्षणकरण मतलब पे रिवीजन 1 जनवरी 2017 से प्रभावी होना चाहिए। अब यहाँ पर रिटायरमेंट 2016 की है, चूंकि आपकी रिटायरमेंट 2016 से हुई, ठीक है, 2016 में हुई है, तो आप 1 जनवरी 2017 से पेंशन पुनरीक्षण करने के लिए पात्र होंगे। इस रिवीजन में आपकी पिछली पेंशन को थर्ड पीआरसी की सिफारिशों के आधार पर एक निश्चित फिटमेंट फैक्टर, जैसे कि 15% हो गया, 5% हो गया या फिर 10% हो गया, के साथ संशोधित किया जाएगा। अब ग्रेच्युइटी की सीमा, ग्रेच्युइटी का मतलब यह है कि आपको जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मिलता है, ठीक है, वो एक मुफ्त मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी है जो 2016-2014 में रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब आपकी जो ग्रेच्युइटी है उसमें अगर बढ़ेगी तो वो क्या 2016 के पेंशनर्स के लिए बढ़ेगी या फिर नहीं, वो जान लेते हैं। थर्ड पीआरसी की एक प्रमुख सिफारिश ग्रेच्युइटी की अधिकतम सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करना था। मतलब देखिए थर्ड पीआरसी में एक डिमांड थी कर्मचारियों की कि अगर ग्रेच्युइटी देंगे तो पुराने ग्रेच्युइटी को छोड़कर बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। पहले 10 लाख थी तो अभी 20 लाख करनी पड़ेगी। आपका जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है, जो कि जिसको बोलते हैं मुआवजा, एक साथ आपको मिलती है वो रकम। किसी को 10 लाख मिलती है, किसी को 20 लाख, किसी को 40 लाख भी मिलती है, बड़े ऑफिसर्स को 50 लाख भी मिलती है, तो ये बढ़ती जाती है, ठीक है, जैसा आपका होता है, ठीक है। आप यहाँ पर बात आती है कि
उसकी जो लिमिट है वो बढ़ाई जाए, ठीक है, उसकी डिमांड थी। लेकिन क्या ये 2016 के पेंशनर्स पर लागू होगा या नहीं, वो देख लेते हैं। आपकी पात्रता यह वृद्धि भी 1 जनवरी 2017 से प्रभावी हुई, ठीक है। यदि आपकी जो रिटायरमेंट है वो 2016 में हुई है और आपको उस समय ग्रेचुइटी का भुगतान 10 लाख की पुरानी सीमा के आधार पर किया गया, तो आपकी ग्रेचुइटी की बढ़ी हुई सीमा यानी कि लिमिट 20 लाख के लिए आप पात्र नहीं होंगे, क्योंकि ग्रेचुइटी का भुगतान तो सेवानिवृत्ति जो कि आपकी रिटायरमेंट की तारीख पर लागू नियमों के अनुसार किया गया है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट समझाया गया है कि आप 2016 में रिटायरमेंट लिया आपने, ठीक है, रिटायर हुए हो, तो उस टाइम जो ग्रेचुइटी की लिमिट चल रही थी यानी कि 10 लाख चल रही होगी या फिर 15 लाख चल रही होगी, तो वही 15 लाख ही रहने वाली है। फिलहाल जो थर्ड पीआरसी में सिफारिशें बढ़ाने की बात बोल रहे थे, डिमांड्स और भी की गई थी कि यार आप 10 लाख या 15 लाख को बढ़ाकर 25 कर दो। यहाँ पर एक हिसाब से जस्ट एग्जांपल के हिसाब से दिखाया 10 से 20 लाख कर दो, तो 20 लाख अगर लागू हो जाता है थर्ड पीआरसी में, तो 2016 वाले जितने भी रिटायरमेंट कर्मचारी है उनको 2000 ये जो थर्ड पीआरसी लागू हुई है उसके हिसाब से 20 लाख के आप पात्र नहीं होंगे, ठीक है, स्पष्ट है। अब सीपीएसई और सामर्थ्य जिसको बोलते हैं अफोर्डेबिलिटी क्लोज, जिसके वीडियोस मैंने पहले ही ऑलरेडी डिटेल वीडियोस बनाए हैं चैनल पर, ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। क्या है, थर्ड पीआरसी के लाभ सीपीएसईएस में लागू होते समय एक महत्वपूर्ण शर्त थी। पीआरसी ने सिफारिश की थी कि वेतन संशोधन का वित्तीय प्रभाव सीपीएसई के पिछले 3 वर्षों के औसत कर पूर्व लाभ यानी कि एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में पीबीटी, के एक निश्चित प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब उसका एक निश्चित परसेंट होता है 20%। अगर कोई कंपनी 20% से ज्यादा खर्चे कर रही है और उसकी लिमिट कम है कंपनी की, चलो ठीक है, जस्ट एग्जांपल समझ लेते हैं। वैसे मैंने समझा दिया अफोर्डेबिलिटी क्लोज है, लेकिन फिर भी 20% की सीमा होती है, ठीक है। जैसे कोई कंपनी 500 करोड़ रुपए कमा रही है, उसकी लिमिट है 150 करोड़ रुपए, वो 150 करोड़ तक खर्च कर सकती है। अफोर्डेबिलिटी क्लोज है यहाँ पर जो किफायती क्लोज है उसका परसेंटेज 20% है, आप 20% तक खर्च कर सकते हो, मतलब 100 करोड़ रुपए आप खर्च कर सकते हो। लेकिन आपके पास तो 150 करोड़ की लिमिट, तो आप अफोर्डेबिलिटी क्लोज के अंतर्गत नहीं आते हो। और अगर आपकी इनकम बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आप 30, 40, 50 करोड़ रुपए कमाते हो लेकिन आपके खर्चे 100 करोड़ के हैं, तो आप अफोर्डेबिलिटी क्लोज के अंतर्गत आ जाते हो, यानी कि आपकी कंपनी पर स्टॉप लग जाता है कि आप इसके अंतर्गत हो अफोर्डेबिलिटी क्लोज के, और आप ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, मतलब आप थर्ड पीआरसी लागू नहीं कर सकते। अब थर्ड पीआरसी भी एक तरह का खर्चा ही है, और बीएसएनएल ईयू जो बीएसएनएल कंपनी है वो अफोर्डेबिलिटी क्लोज के अंतर्गत आता है, क्योंकि भैया कंपनी की आय एकदम जीरो है और यहाँ पर थर्ड पीआरसी लागू की जा रही है। अब इसका प्रभाव क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक सीपीएससी में थर्ड पीआरसी के लाभ और पेंशन रिवीजन अलग अलग समय पर लागू हो सकते हैं, या कुछ घाटे में चल रहे सीपीएसईएस के लाभ सीमित जैसे कि 5-10% फिटमेंट हो सकता है, या बिल्कुल भी लागू नहीं हो सकता। अगर 20% से ज्यादा आपका अफोर्डेबिलिटी क्लोज है तो आप बिल्कुल भी 0% कमा रहे हो, ठीक है, फिटमेंट भी नहीं दिया जाएगा, थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगी आपकी, या बिल्कुल लागू नहीं होगी जब तक कि सरकार विशेष छूट ना दे। अब सरकार हो सकता है इसमें यार थर्ड पीआरसी भैया कर्मचारियों की पिछले 8 साल से अटकी पड़ी है, तो हम एक काम करते हैं अफोर्डेबिलिटी क्लोज जो हमने लगाया है इसमें थोड़ा सा छूट दे दे, ऐसे करके अगर हो जाए तो हो जाए थर्ड पीआरसी लागू। अब एग्जांपल है बीएसएनएल जैसे सीपीएसईएस के पेंशन रिवीजन में अक्सर इसी सामर्थ्य खंड के कारण देरी हुई है। किसी के लिए, अफोर्डेबिलिटी क्लोज के कारण स्टॉप लग गया है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में देख लेते हैं आवश्यक जो कार्यवाही क्या कर रहे हैं। हाँ, 2016 में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी 1 जनवरी 2017 से प्रभावी पेंशन रिवीजन के लाभ के लिए पात्र है। तो भैया लास्ट में इस सब का निष्कर्ष निकलता है कि आप पात्र हो। 2016 से 2014 से 2016 के बीच में जो भी कर्मचारी ने रिटायरमेंट ली है, आपका पेंशन रिवीजन बढ़ेगा, ठीक है, आप मतलब पेंशन रिवीजन के पात्र हो। आपको क्या करना चाहिए वो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात आती है कि आपको सरकारी कामकाज क्या करना है, क्योंकि ये तो मैंने पूरी जानकारी दे दी आपको, लेकिन इससे आगे आपको सरकारी कामकाज करने पड़ेंगे। मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, सिर्फ आपको बता सकता हूं कि ये आपको करना है, ठीक है। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने जो सीपीएसई विभाग के संपर्क करें, ठीक है।
आपको सबसे पहले ये करना है कि आप अपने जो CPSE जो विभाग से आपको संपर्क करना है, ठीक है। अपने पूर्व नियोक्ता या उक्त सरकारी विभाग जैसे कि DOT, DPT, DOT, डॉट, DPE पेंशन विभाग से संपर्क करें जो आपकी पेंशन का भुगतान करता है। जहां से भी आप पेंशन लेते हो वहां पर आप संपर्क करें, मतलब उससे कांटेक्ट करें। फिर आपको ऑफिस ओमेस करना है, ठीक है, की जांच करें। यह सुनिश्चित करें कि आपकी CPSE के लिए थर्ड PRC के संबंध में पेंशन जो रिवीजन को लागू करने वाले विशिष्ट सरकारी आदेश OM जारी किए हैं या फिर नहीं, ठीक है। अब उसके बाद पेंशनर एसोसिएशन, आप अपने CPSE के पेंशनर एसोसिएशन से भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वे इन लाभों को लागू कराने के लिए सक्रिय रूप से सरकार के साथ पैरवी करते रहते हैं और उनके पास अपने अख्तर की जानकारी होती है। तो गाइस देखिए, जो मैंने लास्ट 3 पॉइंट बताए आपको, इसको आप जरूर ध्यान में देना। मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप स्क्रीनशॉट डायरेक्ट भी खींच सकते हैं और ये करना है आपको, ठीक है। क्योंकि अगर आपको जानना है कि 2014 और 2016 से के बीच आपको क्या आएगी कि नहीं, देखिए आप तो पात्र है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। लेकिन आप क्या है इसको कंफर्म कर सकते हैं, जो मैंने 3 पॉइंट दिए हैं वहां पर जाकर आप अपने जो पेंशन विभाग वहां पर संपर्क कीजिए, उनसे जानकारी लीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है। तो फिलहाल ये जानकारी, ये अपडेट आपको कैसी लगी, इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।